वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना। हमने देखा कि गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में और बाकी के ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है। इसके बाद इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेल के लेवल पर, यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज की जाती है वो कैसे की जाती है। यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टॉपिक है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मेनली दो तरह का होता है। एक ऐसा होता है जिसमें कि एयर, मेनली ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और दूसरे में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो पहला टाइप है वो है एरोबिक, और जो दूसरा टाइप है वो है एनएरोबिक। दूसरा क्या है भाई? एनएरोबिक। आप बताना हम लोगों में कैसा रेस्पिरेशन होता है भाई, एरोबिक या फिर एनएरोबिक? बिल्कुल, हम लोगों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि यीस्ट, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे होता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन में जो मेन सबस्ट्रेट होता है, यानी कि जिसे तोड़ा जाता है एनर्जी निकालने के लिए, वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ करके ही एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, अगर कोई एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जो पहला स्टेप होगा ना वो सेम होगा। जो पहला स्टेप होगा वो सेम होगा। ये पहला स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को एक और नाम से जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, ये कौन सा नाम है भाई? एक्चुअली 3 साइंटिस्ट्स ने मिलकर सबसे पहले इसके बारे में बताया था, इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ये एक्चुअली एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, काफी सारे रिएक्शंस होते हैं यहाँ। बट क्लास 10th में आपको उन सारे रिएक्शंस की फिक्र नहीं करनी है। आपको बस इतना सा जानना है कि रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। किसमें? पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में। किसमें तोड़ दिया जाता है भाई? पायरुवेट में। ये ग्लूकोज के कंपैरिजन में सिंपलर सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है इस पर कैसे काम किया जाएगा ये डिसाइड होगा इस चीज से कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है या एनएरोबिक कर रहा है। अगर एरोबिक कर रहा है तो क्या होगा भाई? चलो मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, चलो इसे मैं यहां पर थोड़ा सा घुमा कर ले देता हूं इस जगह पर, ताकि आपको भी इजीली देख सके। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या सब बनेगा भाई? आप बताना मुझे। CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, और एनर्जी बनेगी। क्या सब होगा भाई? CO2 निकलेगा, वाटर भी निकलेगा वेपर के फॉर्म में, और साथ साथ क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? CO2 और H2O में, और साथ में रिलीज हो रही है एनर्जी। और जो एनर्जी है इसे स्टोर कर लिया जाता है कुछ मॉलिक्यूल्स में, जिन्हें कि हम ATP कहते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, ATP में मान लो कि ये एडेनोसाइन है, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट U जुड़ा हुआ है, ADP है मान लो पहले से, और यहां जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उस एनर्जी का यूज करके एक और बॉन्ड बना लिया गया, और ये अब क्या बन गया? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी हमें जरूरत पड़ती है एनर्जी की, इस बॉन्ड को तोड़ा जाता है और हम उस एनर्जी का यूज कर लेते हैं। इन चीजों को आप आगे की क्लासेस में और भी अच्छे से जानोगे कि ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहां आपको बस इतना सा समझना है कि ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटा, और फिर पायरुवेट को तोड़ दिया गया CO2 H2O में, और रिलीज हुई एनर्जी। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई लगभग 38 ATP होती है। ये कितनी ATP होती है? टोटल 38 ATP बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर कोई पूछे आपसे कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने ATP को प्रोड्यूस करता है, तो वो 38 ATP होगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद का जो ये स्टेप है ना, ये एक्चुअली क्रेब्स साइकिल है। क्या है? क्रेब्स साइकिल। हालांकि एक और बात बता दूं, क्रेब्स साइकिल के बाद और कुछ भी होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आता है, जहां की एक्चुअली एनर्जी रिलीज होती है। बट फिर से मैं ये कह रहा हूं कि आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे हो, इसलिए चीजों का बस एक ट्रेलर आपको दिखाया जा रहा है।
देखो कितनी सिंपल चीजें हैं यहां पर। ग्लूकोज को तोड़ा गया पायरूवेट में, प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस, और पायरूवेट को तोड़ दिया गया CO2 और H2O में, और साथ में निकल गई क्या, एनर्जी। ये स्टेप क्या कहलाया, क्रेब्स साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहां होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, और जो क्रेब्स साइकिल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, आपको याद होगा आपने क्लास 9th में जब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, वहां आपने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए बिकॉज वहां पर एनर्जी बनती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो कैसे करेगा। अभी हमने जो डिस्कस किया ये कैसा था भाई, एरोबिक था। कैसा था, एरोबिक। ये वाला जो है ये है एरोबिक। चलो एरोबिक के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, एनएरोबिक की। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वहां पर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। जब ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा तो पायरूवेट को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, मान लो आप लकड़ी को जला रहे हो और आप वहां पर एयर सप्लाई ही ना करो, तो क्या लकड़ी अच्छे से जलेगी, नहीं जलेगी ना। और जब लकड़ी अच्छे से नहीं जलेगी तो क्या हीट अच्छे से रिलीज होगी, नहीं होगी। वैसा ही यहां होता है, जो एनएरोबिक है, जो एनएरोबिक मोड है रेस्पिरेशन का, वहां पर एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज नहीं होती है, और पायरूवेट का भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, या यूं को ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक का एक एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है भाई, एनएरोबिक होता है। चलो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं किसका, यीस्ट का। यीस्ट का एग्जांपल ले रहा हूं, और यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल, और रिलीज होता है साथ में CO2 और कुछ एनर्जी। कुछ एनर्जी कितनी ATP होती है भाई, लगभग यहां पर 2 ATP बनता है। 2 ATP का मॉलिक्यूल यहां पर बनता है। ठीक है, कहां पर, यीस्ट में। और इसी प्रोसेस का यूज भी किया जाता है इथेनॉल को बनाने में, यीस्ट का यूज करके। तो यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, और ATP कितना बन रहा है भाई, 2। हम लोगों में कितना बन रहा है, 38। ज्यादा कहां बन रहा है, हम लोगों में। क्यों, बिकॉज यहां पर एरोबिक है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, इसलिए एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। चलो यीस्ट के बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों के बॉडी में भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। कैसे होता है भाई, मान लो कि आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हो और अचानक से कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, और अब आपको वॉक करने की बजाय दौड़ना पड़ गया। और दौड़ना भी कैसे पड़ गया, अपने फुल स्पीड में दौड़ना पड़ गया। आपको आदत नहीं थी दौड़ने की उस स्पीड में। ठीक है, जब आप दौड़कर घर पहुंचते हो तो कुछ घंटों के बाद आपको पैर के मसल्स में खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। क्यों, क्योंकि जिस वक्त आप उतनी तेजी से दौड़ रहे थे, या फिर चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि आपको काफी तेजी से बॉलिंग करने की आदत नहीं है, आप फास्ट बॉलर नहीं हो, आप स्पिनर हो, और एक दिन जोश में आकर आपने अचानक से 10-15 ओवर बॉलिंग कर लिया, एकदम फास्ट बॉलिंग। तो कुछ देर के बाद आपको यहां पर स्ट्रेन महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जब हमारे बॉडी में मसल सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और हम तेजी से सांस लेने के बावजूद भी उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं, तब हमारे मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, यानी कि बिना एयर लिए हुए एनर्जी बनाने लग जाते हैं। तो मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं हमारे मसल सेल्स का। किनका एग्जांपल ले रहा हूं, मसल सेल्स का। और मसल सेल्स में कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। तो एग्जांपल ले रहा हूं मसल्स का। और मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहां बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के साथ रिलीज होती है कुछ एनर्जी। क्या रिलीज होती है, कुछ एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज होती है भाई, कितनी एनर्जी, 2 ATP। ज्यादा ATP तो बनती नहीं है भाई। आप पूछोगे कि 38 ATP की बजाय हमारा बॉडी 2 ATP क्यों बना रहा है, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हम उतना ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हैं कि वो सारे सेल्स एनर्जी बना पाएं, तो कुछ सेल्स क्या करने लग जाते हैं हमारे मसल में, बिना एयर का यूज किए हुए कुछ एनर्जी तो बना रहे हैं भाई, तो वो कुछ एनर्जी बनाने लग जाते हैं। इस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस आपने देख लिया। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो मेनली कैसा होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है एरोबिक वाला, चलो मैं इसे
हाईलाइट कर दूं, ये एरोबिक वाला है, ये वाला हिस्सा जहां की आप देख रहे हो कि CO2H2O के साथ काफी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो दूसरा है वो कैसा है, एनएरोबिक। एनएरोबिक का आपने दो एग्जांपल देखा, यीस्ट में इथेनॉल बनता है और साथ में 2 ATP, और हमारे मसल्स में कभी कभी जब ऐसा होता है तो क्या बनता है भाई, लैक्टिक एसिड और साथ साथ 2 ATP यहां पर एनर्जी फॉर्म करता है। आई होप आपको सेलुलर रेस्पिरेशन का ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, सेलुलर रेस्पिरेशन बस इतना सा ही नहीं है। अगर आप बायोलॉजी के पूरे फंडामेंटल प्रोसेस की बात करो तो 2 प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो रेस्पिरेशन और दूसरा इसके लगभग अपोजिट जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है और काफी डिटेल्ड, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप हायर क्लासेस में जब रेस्पिरेशन के बारे में जानोगे तो मजा आ जाएगा, काफी कॉन्सेप्चुअल, काफी समझने वाला और काफी मस्त टॉपिक है ये। यहां पर मैंने जो कुछ भी समझाया, आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछना मुझसे, कमेंट्स में जरूर पूछना, और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।